हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जो एग्ज़ाम आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो 8, 9 और 10 जून को आयोजित किया गया है, तो पूरी परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो गई है। ऐसी कुछ इरेगुलरिटीज़ तो हमको देखने के लिए नहीं मिली, परंतु आई होप आपका एग्ज़ाम ठीक गया होगा और उसकी आंसर की भी जल्दी जारी होने वाली है। तो इस वाले वीडियो में हम जिन लोगों का पेपर 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में था, तो उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इस पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं, और जिनका एग्ज़ाम 8 जून को नहीं था वो एज ए एनालिसिस करने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है, उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और लास्ट में यहाँ पर आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि कितना स्कोर आपका बना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि देखो कुछ ही सवाल ऐसे आए थे मैथमेटिक्स के पेपर में जो थोड़ा सा आउट ऑफ वे थे। बाकी सारे सवाल जो थे एवरेज टाइप के थे, या फिर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ मॉडरेट क्वेश्चन थे। तो वो कितने बच्चों ने किए हैं, तो सबको अपना स्कोर कमेंट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। 15 के दो गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो पहली बात, अगर पहली संख्या 75 है और वो 15 की गुणा जाएगी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो होगी 15 का मल्टीपल होगी। 15 का मल्टीपल सिर्फ एक ही नंबर यहाँ पर है, तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से इसका उत्तर हो जाता। लेकिन सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हो? 15 के दो गुणजों का एलसीएम देखो 1200 है, पहली संख्या 75 है। तो अगर एलसीएम 1200 है और संख्याएं 15 की गुणज हैं, तो क्या हो जाएगा? उनका एचसीएफ भी हो जाएगा कितना? 15 इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू होता है संख्याओं का गुणनफल। तो 1200 गुणे 15 हो जाएगा 75 गुणे दूसरी संख्या, कितना हो जाएगा? 15 पना 75 और 24 पंचे 120, 240 हो जाएगा। 240 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को बनाना बिल्कुल भी नहीं था, 240 हमको यहीं से टिक करना था डायरेक्टली। अगला सवाल है, दो संख्याओं की एचसीएफ 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है? तो ध्यान से देखना है, उनका एलसीएम कभी क्या नहीं हो सकता। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है मेरे भाई, ध्यान से सोचो। एक संख्या मान लो 16x है, एक संख्या मान लो 16y है। एज्यूम कर लो x और y कॉमन नहीं है, मान लो इनका एचसीएफ कितना है? 16। तो इनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता? इनका एलसीएम वो कभी भी ऐसा नंबर नहीं आ सकता जो कि 16 का मल्टीपल नहीं है। क्योंकि देखो इनका तुम एलसीएम निकालो, क्या आएगा? 16xy ही तो आएगा। तो कोई भी नंबर होगा 16 का मल्टीपल ही होगा। कोई भी दो संख्याएं होती हैं उसके एचसीएफ का मल्टीपल तो होती है ना। तो 16 का मल्टीपल 80 है, 16 का मल्टीपल 112 है, 16 का मल्टीपल 48 है, 134 16 का मल्टीपल नहीं है, और यही कभी मान नहीं हो सकता उस संख्या का। तो 134 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 125% कितना होगा? तो 125% जो होगा 25 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 25 का मल्टीपल ये सारे के सारे हैं। यदि किसी संख्या का 20% 50 है, तो बताओ 100% कितना हो जाएगा? 100% इसका 5 गुना हो जाएगा, 250। तो संख्या तो हो जाएगी सीधा सीधा 250। 250 का 125% कितना हो जाएगा? 250 को 100%, तो 250। और 250 को 25% कितना होगा? मतलब 1/4। तो ये हो जाएगा 4×6 = 24 और 10 हो जाएगा, तो 62.5 हो जाएगा। 250 में जोड़ दो 62, तो आ जाएगा 312.5। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर था। तो इस तरह से सवाल आपको बनाना था। ज़्यादातर सवाल मल्टीपल से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखने से, सवालों को यूनिट डिजिट से, ऐसे सवाल आपके सॉल्व हो रहे थे। जैसे अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज की दर से 49,000 रुपए के मूल्य पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। कितना ब्याज आएगा? पहली बात देखो 11% की रेट है, तो ब्याज जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। तो कौन सा आंसर इसमें 11 के मल्टीपल था? देखो यहाँ पर देखो 2 और 7 6 13, ये 11 के मल्टीपल था, ये आंसर हो सकता है। ये कभी आंसर नहीं हो सकता, ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर ध्यान से देखो अगर तुम, तो 9 5 14, 14 में 3, ये भी आंसर हो सकता है। 11% वार्षिक ब्याज की दर से कितने? 3 वर्ष की अवधि के लिए। तो 3 वर्ष की अवधि है, तो यूनिट डिजिट जो आएगा, मतलब नंबर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। तो देखो 6 2 8 7 15, ये भी 3 से कट रहा है। 5 3 8, ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 16,170 इस तरह आपको बनाना था एग्जाम में सवाल। परंतु अगर आपने ऐसे नहीं बनाया तो सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे? 49,000 रुपए का मूलधन है मेरे भाई, 49,000 रुपीज का। और 11% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है,
तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 33%। 49,000 का 33% कितना आ जाएगा, 9×3 = 27। देखो यूनिट डिजिट मैच करके भी निकाल सकते हो तुम यहाँ पे 7। तो देखो 3×9 से कितना होता है 27, 3×4 से कितना होता है 12 और 2×14, तो 147 ऐसे करके जोड़ दोगे, 000 लगा दोगे तो सॉल्व करके सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था एग्जाम में सवाल। फिर सवाल कह रहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल आना चाहिए। 3 क्रमागत सम संख्याएं 2 4 6 ले लो, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई सवाल आपसे रेंडमली सॉल्व नहीं होता तुरंत एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से सवाल को सॉल्व करना बेस्ट तरीका होता है। और कभी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी इस एग्जाम्पल वाले ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो भाई सवाल को बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा। पहला ही सवाल लिखा हुआ है, एक जलाशय को प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटे में पूरी तरह भरा जा सकता है और एक रिसाव पाइप द्वारा 36 घंटे में पूरी तरह खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो जलाशय को भरने वाला समय ज्ञात कीजिए। पहला ही सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कई लोगों ने इसको नॉर्मली बना लिया होगा तुरंत, या फिर कई लोगों ने इसको 1 करके बनाया होगा, लेकिन इस सवाल को हम सिंपली बनाएंगे। 18 घंटे में भर सकता है, 36 आवर में खाली हो सकता है, तो बताओ इफिशियंसी कितनी मान लेंगे हम, मान लेंगे टोटल कैपेसिटी मान लेंगे रिजर्वर की 36 ले लेंगे। यहाँ पर ये इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया। अगर 18 घंटे में भर सकता है, टोटल यहाँ पर 36 हो तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, और आउटलेट जो है वो 36 आवर में खाली कर सकता है तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी -1। चूंकि कह रहा है अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो एक साथ खोल देंगे तो दोनों का एक साथ यूज करेंगे तो ये 2+1 नहीं होगा, -1 होगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो 36 आवर इसको फिल होने में लगेगा। तो इस सवाल का आंसर 36 था मेरे भाई। किन किन लोगों ने 36 आंसर किया है वो लोग कमेंट में रिप्लाई कर दें। 36 आंसर किसका किसका है। वैसे ये सवाल तो किसी का भी गलत नहीं होगा, तो नॉर्मल तैयारी भी करता है ना उसका भी ये सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये नीचे सवाल रीजनिंग के दिए हुए हैं। अब देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए। 5⁻0 फैक्टोरियल 0 1⁵ -1⁻2 को उनके संख्यात्मक मानों के बढ़ते हुए क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान एक से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिख दीजिए जितनी बार वो आता है। मतलब अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो आप उसको उतनी ही बार लिख सकते हो। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा सवाल था। देखो 5⁻0 है, फैक्टोरियल 0 है, 1⁵ है, -1⁻2 है। 5⁻0 भी एक होता है, हम जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर में 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 हमने पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 12th वगैरह में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसी चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इसमें मेरे कमरे में रॉकेट फूट भाई, कसम से भाग रहा हूँ मैं, कबाड़ी की तरह भागते। अरे मदर चो साइलेंट रहो, जितना धीरे पढ़ाओगे उतना मजा आएगा। कहाँ जा रहे हो तुम मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो, सोना ही है, दूसरा काम बताओ। अब देखिए अगला सवाल जो लिखा हुआ है, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए। 5⁻0 फैक्टोरियल 0 1⁵ -1⁵2 उनके संख्यात्मक मानों के बढ़ते हुए क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान एक से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिख दीजिए। ये सवाल भी था नॉर्मल। हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 भी 1 होगा, हमने कक्षा 10 या 11 में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर परमुटेशन कम्युनिकेशन का चैप्टर था। वहाँ पर आपको हमेशा पढ़ाया जाता था कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। याद आ रहा है कुछ NPR = होता है फैक्टोरियल n/n - r उस सिचुएशन में आप कभी कभी फैक्टोरियल 0 को सॉल्व किया करते थे तो फैक्टोरियल 0 हमेशा कितना आता था, 1 आता था। तो फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। 1 की पावर में +5 है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। और यहाँ पर -1 की पावर में 2 है जो कि इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इन सारी क्वांटिटीज को हल करने पर 1 आया है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा सब की वैल्यू 1 है तो 1 1 1 1, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला सवाल है, रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद एक विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 पर समाप्त हो गई। तो बैठक किस समय शुरू हुई थी। सवाल का मेन पॉइंट क्या है,
बैठक किस समय शुरू हुई थी? तो रिपोर्ट अगर 9 बजे जमा की गई है और रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई है, तो बैठक कितने बजे शुरू होगी? 9 और 2 11 बजे। आसान सा सवाल था ये तो, सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो डीआई का सवाल आया था, डीआई तो इस तरह आई थी जैसे कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। इसको तो उस बच्चे ने सॉल्व किया होगा जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं ना, उन्होंने तक डीआई सॉल्व कर ली होगी। पहला देखो 132 क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए आंकड़ों से यात्रा और कार्यालय का समय दोनों पर व्यतीत किए गए कुल घंटों की गणना कीजिए। यात्रा और कार्यालय पर, तो यात्रा पर कितने घंटे खर्च किए गए हैं? 2 घंटे। और कार्यालय पर कितने किए गए हैं? 9 घंटे। 9 और 2 कितने हो गए? 11 घंटे खर्च किए गए हैं टोटल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इनको स्किप कर देंगे अभी। आप कह देंगे तो रीजनिंग के भी सॉल्व करा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 18 आया था। किसका किसका आंसर 18 आया कमेंट कर सकता है। 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आई थी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस देखो लिखी थी यहाँ पर 246 और यहाँ पर वेलोसिटी लिखी थी, यहाँ पर टाइम लिखा था 30 सेकंड। लेकिन ये जो भी आंसर निकल के आएगा ये आएगा मीटर पर सेकंड में। हमको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, इसको इसको कट कर देंगे सिंपली। देखो 6 10 जा 3 10 जा 30 और 3 6 जा 18, 5 से कट करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, ठीक है, 6 2 जा 12, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही सवाल का राइट आंसर है। इस तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। और देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिगप्ति का उदाहरण है? तो प्रतिगप्ति जो होती है वो एक स्टेटमेंट की तरह होता है, जो कि सही या गलत दोनों हो सकता है। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, यही प्रतिगप्ति का उदाहरण हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने इसको टिक किया है उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है आपके सामने, किसी संख्या का 1/3 12 है, फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, तो नई संख्या का 1/4 क्या होगा? देखो ये सवाल किसी संख्या के 1/3 12 है, तो सिंपल सा है, संख्या के 1/3 12 है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी, 36 हो जाएगा। फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया जाता है, तो 36 में 6 बढ़ा दो के बन गई 42। नई संख्या का 1/4 कितना होगा? बटे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैथ के सवाल कुछ इस तरह के आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन पेपर नहीं था, सिंपल पेपर था एक तरह से। बहुत सारे बच्चों के मुझे लगता है पूरे में पूरे सही होंगे, वो आगे देख के पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के सवाल काफ़ी सही होंगे मैथमेटिक्स में। अब देखिए, यह तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका देखिए, ये सारे लिखे हुए हैं। यदि ई को गणित में प्राप्त मूल अंकों में से 25% बढ़ा दिए जाएं, सिर्फ ई पर ध्यान देना है, ई के नंबर अगर 25% बढ़ा दिए जाएं तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 हैं। तो ई को कितना प्राप्त हुआ नंबर? यहाँ पर 60 नंबर प्राप्त हुआ है। 60 का 25% बढ़ा दीजिए। अच्छा 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 60 का 1/4 होगा 15। 60 में 15 बढ़ा दो तो नंबर बन जाएंगे 75। ठीक है, तो यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 है, तो कितने अंक आएंगे? 150 का आधा होता है 75, तो 50% नंबर प्राप्त करेगा वो। अरे ऐसे निकाल सकते हैं ना, 75/150। 75 दूना कितना होता है? 150 गुणे 100%, तो कितना आंसर आ जाएगा? 50% आ जाएगा। इस तरह वो 50% अंक प्राप्त करेगा। अब देखिए अगला सवाल आता है, ये सवाल काफ़ी लोगों से नहीं बना होगा। किन किन लोगों से सवाल बना है कमेंट करना है। ये जो फोटोग्राफर वाला सवाल आया था एकदम नॉर्मल सवाल नहीं था, थोड़ा सा घुमा के सवाल आया था। तो जिन लोगों ने किया होगा, मतलब सारे लोगों से बनने वाला सवाल नहीं था ये। एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं, तो इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है? देखो 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करना है, तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 6 लोगों के, 6 लोगों को अगर एक साथ खड़ा करना है तो इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है फैक्टोरियल 6 तरीके से, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 720। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति भी शामिल है जो साथ में खड़े होंगे, वो व्यक्ति भी शामिल है अगर 2 लोग जो मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में साथ में खड़े होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े होने से इनकार कर देते हैं, तो कितने व्यक्ति होंगे जो 2 एक साथ में खड़े होंगे? तो इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? फैक्टोरियल 5, क्योंकि अगर 2 2 तुम लेकर चल रहे हो तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? फैक्टोरियल 5। और 2 व्यक्ति का बना रहे हो तुम, तो ये बनेगा 120 दूना 240। तो 240 लोग अभी भी 720 में ऐसे हैं जो कि 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाएंगे। तो जब 720 में घटाएंगे 240,
तो जो नंबर निकल के आएगा वो वही व्यक्ति होंगे वो जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे। एग्जैक्ट नंबर ये होगा। तो 720 में घटाएंगे 240 तो कितना आ जाएगा, 12 में 4 गया 8, तो कितना आ जाएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा 480। 480 देखो ये है 480 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 104 नंबर में सवाल लिखा हुआ है, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों को मिलाकर कुल मिलाकर 10 सिर हैं, तो प्रत्येक कीड़े का एक सिर है, तो 2 जीवों को मिलाकर कुल कितने सिर बन जाएंगे। अगर देखो यहाँ पर टोटल 10 हेड हैं और यहाँ पर 8 कीड़े हैं और 2 जीवों को मिलाकर है, प्रत्येक कीड़े का अगर एक सिर है तो 8 कीड़ों के 8 सिर तो काउंट हो गए, तो कितने सिर बचे, 2 सिर बचे। तो 2 सिर ये 2 जीवों के मिलाकर हैं, तो 2 जीवों के मिलाकर हो गए 2 सिर। सवाल में यही पूछ रहा है कि 2 जीवों को मिलाकर कितने सर हैं, तो 2 सर होंगे। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो आया है एवरेज से। 4 वर्ष पहले एक पति पत्नी और बच्ची की औसत आयु कितनी थी, 30 साल थी। तो अब इसको बेसिकली बना सकते हैं ना ऐसे करके, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड 4 वर्ष पहले ऐसे करके। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 से 90 और 4 4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो 90 12 102 हो जाएगा। एकदम बेसिक से कर रहे हैं हम घटा के यहाँ पे। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्ची की औसत आयु 22 थी, तो मान लो पत्नी की कितनी है और सी है, 6 वर्ष पहले कह रहा है तो 6 वर्ष पहले ले लो, अपॉन में 2 करके जोड़ के यहाँ पे बराबर कितना कर देंगे हम 22। तो 22 दूना 44, 44 और 12 कितना हो जाएगा 56। तो डब्ल्यू प्लस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। सवाल में पूछ क्या रहा है, पति की वर्तमान आयु, डब्ल्यू प्लस सी कितना हो गया 56, तो 102 में घटा दो 56 कितना हो गया, 12 में 6 गया, 12 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 6, 46 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर सवाल है, यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 120 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। तो 12 घंटे काम करके 20 दिन में कर सकता है, तो 12 गुणे 20 बन गई इक्वल टू 16 दिनों में काम करना है, कितने घंटे काम करेगा ये हमको निकालना है। ये तो क्लियर है ना, ये उल्टा रिलेशनशिप होता है। वर्किंग आवर जितने ज़्यादा होंगे उतने ही काम कम दिनों में खत्म होगा। तो उल्टा रिलेशन होगा तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2 वाला। तो 12 गुणे 20 इक्वल टू 16 गुणे एक्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा 240। 16 से काटो 240 को तो आ जाएगा 16 कने 16 और 8 16 85 15 घंटे आ जाएगा। यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों में महीनों में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश हैं तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। तो अगर महीना शुक्रवार, देखो 1 तारीख से 31 तारीख तक आपको जाना है, महीना शुक्रवार से शुरू हो रहा है ना, तो पहला डे फ्राइडे होगा, तो 1 और 7 8वां दिन भी फ्राइडे होगा, 8 और 7 15वां दिन भी फ्राइडे होगा, 15 और 7 22वां दिन भी फ्राइडे होगा, 22 7 29 दिन भी क्या होगा, 29वां भी फ्राइडे होगा, 30 को पड़ेगा सैटरडे, 31 को पड़ेगा संडे। बात एकदम क्लियर तरीके से याद रखना। सवाल में कह रहा है कि दूसरा जो शनिवार है उस दिन हमारा अवकाश है और सभी रविवार को अवकाश है। तो रविवार कितने पड़ेंगे, देखो फ्राइडे सैटरडे संडे, इस गैप में एक संडे पड़ेगा, इस गैप में एक संडे, इस गैप में एक संडे, इस गैप में एक संडे, और फ्राइडे सैटरडे संडे और यहाँ पर एक संडे। तो 5 तो संडे हो गए और सेकेंड वाला सैटरडे काउंट कर लो, तो 6 दिन क्या हो गए, 6 दिन अवकाश के हो गए। तो 31 में अगर 6 दिन अवकाश के हैं तो कितना बचेगा वर्किंग डेज, 31 में गए 6, 25 वर्किंग डेज यहाँ पर आएंगे, 25 आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने जो अगला सवाल आया है वो है 100 से 199 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वह संख्या 2 से विभाज्य है और उसके बीच में ठीक 2 सम अंक हों। यही देखो उसकी मेन कंडीशन है। ऐसे सवालों को ज़्यादातर एग्जाम में स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह के सवालों को अगर तुम लगाओगे ना तो तुम्हारे आगे क्वेश्चन भी छूट जाएंगे, प्लस इससे आपके दिमाग में इससे आपके दिमाग में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा और आपका पेपर आगे डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए ऐसे सवालों को छोड़ देना ही भलाई है। इसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। तो ऐसे सवालों को आपको छोड़ देना है, लेकिन फिर भी अगर सवाल आपको करना है तो देखो 100 से 199 के बीच कितनी संख्याएं, अगर 100 को मान लेंगे साथ में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 100 संख्याएं आएंगी। देखो पहले इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से भी तुम कर सकते हो। देखो पहली बात प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपको क्या करना है, संख्याएं 2 से विभाज्य हों और उसके बीच में ठीक 2 सम अंक हो। तो अगर तुम ध्यान से देखो अगर तुम 100 102 104 106 108 इस लाइन में देखो तो यहीं पर कितने आएगा, यहीं पर 5 अंक तो यहीं पर हमको मिल गए। तो 5 अंक अगर तुम 100 में यहीं मिल गए तो प्रायिकता 3/100 कभी नहीं आ सकती, क्योंकि 5 अंक तो मिनिमम क्या हो जाएगी 5/100, तो 3/100 भी नहीं होगा। अब देखो 9/100 को क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 देखो अगर यहाँ पर आएगा, अब देखो आगे चेक करो, मैनुअली चेक करना है आपको। 100
114, 118, इस वाली लाइन में कोई भी दो सम अंक वाला नहीं आएगा, लेकिन 100 मान लो 22 है, 120 है, 124 है, 126 है, 128 है, ठीक है, 144 है, ऐसे मान सकते हो। तो ये ऑलरेडी संख्याएं जो हो गई, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पर, तो ये 10 हो गई जो कि 9 से ज़्यादा हैं। तो जब संख्याएं 9 से ज़्यादा हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से 9/100 आंसर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि संख्याएं 9 से ज़्यादा हैं तो 9/100 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। संख्याएं अगर 9 से ज़्यादा, संख्याएं अगर 3 से ज़्यादा हैं तो 3/100 कभी नहीं आ सकता, और 25/4 भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रायिकता कभी 1 से ज़्यादा होती नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा, 1/4। तो 1/4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सवाल, इस सवाल को बनाना भी नहीं था। वैसे अगर 1/4 आंसर आया है तो 25/100 का मतलब 1/4 होता है, मतलब 25 संख्याएं ऐसे बीच में बनेंगी जो कि 2 से विभाज्य हैं, और जिनके बीच में, जिनमें दो सम अंक आएंगे, सिंपल सी बात है। तो 25 संख्याएं बनेगी, तो 1/4 इस सवाल का राइट आंसर था। पर सवाल का आंसर निकालने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। सो दिस इज द राइट आंसर। अब देखो अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल को करने के लिए देखो, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 मेंबर्स को साइकिल चलाना पसंद है, 60 मेंबर्स को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों को कितना भाग एक गतिविधि पसंद करता है? एक गतिविधि मतलब सिर्फ एक। तो मान लो ये आपने वेन डायग्राम बनाए होंगे, 160 में मान लो 40, देखो 60 दोनों तरफ वाले हैं, ठीक है। तो अगर 160 में से 300 में से 160 तैराकी स्विमिंग वाले हैं और ये साइकिलिंग वाले हैं, तो 160 अगर स्विमिंग वाले हैं तो 60 यहाँ पर आ गया ना, ये पूरा गोल 160 का बनेगा। अगर ये 60 आ गया तो ये बनेगा अंदर 100। यहाँ पर साइकिलिंग वाले का कितना बनेगा? 140। 60 यहाँ पर आएगा तो ये बन गया 80। तो एग्जैक्ट वन का पूछ रहा है, एग्जैक्ट वन का देखो। तो एग्जैक्ट वन वाले कितने हैं? ये बीच वाला गायब कर दो। 100 और 80 कितने होगा? 180। तो 180 टोटल होंगे जो एग्जैक्ट, जो एक गतिविधि करते हैं। और कितने में से? टोटल में से 360 में से। सो 180/360 आ गया 1/2। तो इसका आंसर आएगा 1/2। देखो ये सवाल है, 1 से 200 के बीच एक संख्या या आच्छादित रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग होगी या संख्या 6 का गुणज होगी। तो दो कंडीशन है, पहली बात पूर्ण वर्ग संख्या होगी, दूसरी बात 6 का गुणज होगी। अच्छा, 1 से लगा के 200 के बीच कितनी संख्याएं पूर्ण गुणज हो सकती हैं? तो 200 के आसपास का पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो ये है 196। 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो 14 संख्याएं ऐसे हो सकती हैं जो कि पूर्ण गुणज होंगी, जो कि पूर्ण वर्ग होंगी। कौन कौन सी? देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और साथ में 13 का स्क्वायर, साथ में 14 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर में जा नहीं सकते क्योंकि वो आगे 200 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 14 संख्याएं ऐसी हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। और 6 की मल्टीपल कितनी संख्याएं होंगी? तो 200 संख्याएं अगर बीच में है तो 200 में से कितने होंगे? 200/6, ये 33 संख्याएं होंगी। तो 33 संख्याएं 6 का गुणज है, और 14 संख्याएं ऐसी हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। तो प्रायिकता निकल आएगी। लेकिन 33 14 हो गया 47। लेकिन दिक्कत यह है, इन 47 संख्याओं में, इन संख्याओं में से कुछ संख्याएं वो भी शामिल हैं जो कि 6 का गुणज है। इसलिए यह 33 में भी काउंट हो जाएगी वो, और यहाँ भी काउंट हो जाएगी। तो वो संख्या ओवरलैप करेगी। तो हमें इस वाली सीरीज में से, इस पूर्ण वर्ग वाली सीरीज में से वो संख्याएं हटानी पड़ेंगी जो कि 6 से कट रही हैं। तो कौन सी संख्याएं 6 से कट रही हैं? देखो, तो यहाँ पर ये 36 6 से कट रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या 6 से कट रहा है? 6 दूना 12, ये भी 6 से कट रहा है। और कोई भी संख्या ऐसे नहीं जो कि 6 से कट रही हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये दो संख्याएं घटा देंगे, 47 में 2 चला गया तो 45। 45 संख्याएं ऐसे बची। तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी? 45 संख्याएं हैं और टोटल नंबर कितने हैं? 200। 45/200 मतलब कितना होता है? 9/40। तो 9/40 इस सवाल का राइट आंसर था। किसका किसका 9/40 आया था? कमेंट में बता सकता है। अगला जो गणित का सवाल था वो ये लिखा हुआ है, 49 इंटू 123/3 प्लस 13 गुणे 25। देखो, 123/3 होगा, 3 चौको 12, 41 होगा। 49 गुणे 41 कितना होगा? तो 41 गुणे 50 कर दो, ठीक है। 41 गुणे 50 माइनस 41, तो 41 गुणे 50 माइनस 41, यही तो 41 गुणे 49 होगा, ठीक है। 25 गुणे 13 कितना होगा? तो 250 और 75, तो ये हो जाएगा 325। 41 गुणे 50 कितना हो जाएगा? तो 5 चौका 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20/50। 20/50 में चले गए 41, तो बचा 20/50 में अगर 41 चले गए तो 2009 नहीं बचेगा। 2009 और 325 कितना हो गया? 2334 नहीं हो गया? यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपने कैसे किया? कमेंट में आपको आंसर बताना है इसका।
अगला जो मैथ का सवाल निकल के आता है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 3:2 अनुपात में निवेश किया। वर्ष के अंत में अगर कुल लाभ 7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखो, पहली बात, अगर ए ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया है तो ए का प्रॉफिट 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल चेक करूंगा पहले मैं, देखो 5 1 6, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल और कौन सा नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में बनाना था। एग्जाम में सवाल को बनाने के लिए पहली बात तो देखो, टाइम कम लगता है तो दिमाग में प्रेशर कम आता है। दिमाग में प्रेशर कम आता है तो दिमाग बहुत तेज काम करता है, ये हमारे दिमाग की प्रकृति है, नेचर है। तो 42 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा और सिंपली सॉल्व करना है। तो 3:2 के अनुपात में निवेश किया है, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 7,000 है। तो 3 और 2 जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, उसी के रेशियो में तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3:2, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 7,000 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1400। 1400 हो जाएगी। तो ए का प्रॉफिट निकालना, 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1400 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो वैसे भी आंसर 4200 ही आएगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 4200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो अगला सवाल लिखा हुआ है, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। यहां भी देखो, देख सकते हो वही चीज लगानी है। दूध और पानी का मिक्सचर है, 3:1 में है, तो दूध का मिक्सचर कितना आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, टोटल मिक्सचर की वैल्यू 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 लीटर। आंसर हो गया। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 72 है, उनका अनुपात 2:4 है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सिंपल सी बात है, योग 72 है तो अनुपात कितना है, 2 और 4 है। तो 2 और 4, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी मेरे भाई, 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो हमको निकालनी छोटी संख्या, तो 2 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 12 है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 24। 24 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से वहां पर एग्जाम में आपको बनाना था। अगला सवाल देखो, एक छोटा सा सवाल आया ज्योमेट्री से, मतलब जो भी आप फिगर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक सम चतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, चाहो तो तुम यहाँ पर सिंपली एक फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि जो साइड की लेंथ होती है और जो डायगोनल्स की लेंथ होती है उनमें क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू होता है 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बाई चांस मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल बाई चांस आपके फॉर्मूला नहीं आता, तो सवाल फिर वहां पर कैसे सॉल्व होगा, तो सवाल फिर वहां पर ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, आपको मान लेने जो डायगोनल्स होते हैं ना इसके, अरे मैं सिंपल समझा देता हूँ। जैसे इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। तो एक विकर्ण 20 का है तो ये लेंथ 20 की है, तो 40 की है तो ये कितनी हो जाएगी, 20 की। दूसरा कह रहा है कि दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, तो 40 का आधा हो जाएगा 20, 20 से 22 ज़्यादा तो 42, तो 42 का ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 21 का। अगर ये 90 का है तो 21 और 20 और 29 ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। तो भुजा कितनी की हो जाएगी, 29 की आ जाएगी। चाहो तो तुम वैसे भी सॉल्व कर सकते हो और चाहे तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि मैंने फॉर्मूला लिखा था। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, 29 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, रिया एक बचत खाते में 10,000 रुपये निवेश करती है। 8% की वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज संयोजित होता है, तो 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। तो 8% की दर से 3 साल का कितना इंटरेस्ट बनेगा, पहली बात तो ऐसे ले सकते हो 8%, 8%, 8%, तो कितना बनेगा, ये निकल के आता है 25.97%। ये आपको डायरेक्टली याद कर सकते हो। और अगर याद भी नहीं है तो कैसे निकालते हैं हम, पल देखो। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम 8 8 तीनों को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 64 + 64 + 64 अपॉन में 100 करेंगे, फिर क्या करेंगे तीनों को गुणा करके 512 बटे क्या करेंगे 10,000 करेंगे। ऐसे करके सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा लगभग 25.97%। तो ये बन गई इंटरेस्ट। हमसे पूछ कह रहा है कि राशि कितनी होगी, तो अगर इंटरेस्ट 25.97% है तो राशि 125.97% हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर 10,000 है तो जीरो वाला खेल है, तो नंबर चेंज नहीं होगा, तो 125 97 कहीं आया है, यही हो जाएगा। अप्रोक्स इतना ही आंसर आएगा, 125 97.12। इस तरह से आपको इस सवाल को बनाना है। देखो अगला सवाल लिखा हुआ है, एक बक्से की लंबाई 11.1 है, चौड़ाई 5.5 है, ऊंचाई 7.7 है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसकी आप डायमेंशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घनाभ की आकृति है, ठीक है। इसका कुल सरफेस एरिया कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो पहली बात देखो, इस सवाल की कैलकुलेशन तो काफी बड़ी हो जाएगी। इस सवाल को मल्टीपल से सॉल्व करेंगे। देखो 11.1 इंटू 5.5 प्लस 5.5 इंटू 7.7 इंटू 7.7 प्लस 7.7 इंटू 11.1। तो पहली बात तो ये सवाल होगा हमारा, देखो ये सवाल 11 के मल्टीपल से भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ भी 11 के मल्टीपल, यहाँ भी 11 के मल्टीपल, यहाँ भी 11 के मल्टीपल, तो आंसर भी आएगा 11 के मल्टीपल। तो कौन सा आंसर 11 के मल्टीपल है, थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ ऐसे करके। 11 के मल्टीपल देखो ये है क्या, 8 7 15, ये 11 के मल्टीपल नहीं है। ये 11 के मल्टीपल है, 7 4 11 3 14, 7 7 14, हाँ ये 11 के मल्टीपल है, ये आंसर होना चाहिए। ये 11 के मल्टीपल है, 7 5 12, ये नहीं है। ये है 4 और 5, ये भी 11 के मल्टीपल नहीं। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस सवाल को बनाना था, चाहे तो आप सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल था ये। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, ठीक है। मान लो क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125। यह है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है, तो 10% की छूट दे दो। कितना हो जाएगा, देखो 12.5 का 10% घटा दो, 125 में घटा दो 12.5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 125 में पहले घटा दो 12, तो 100 कितना आ जाएगा, 13, तो बन जाएगा 112.5 ही आएगा ये तो सवाल में कह रहा है कि तो इसको अगर बेचा जाता है तो लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है इसके फायदे की गणना कीजिए। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितने परसेंट लाभ होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आप ऐसे में निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट प्राइस बटे मार्केट प्राइस इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 5। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10। 100 में 10 चल गया, 90 बच गया, नीचे कितना आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 400 प्लस 4P, यहाँ पर कितना आएगा, 450 आ जाएगा। तो 4P इक्वल टू 400 चल घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 50, तो आ जाएगा 12.5%। ये इस सवाल का राइट आंसर है। ऐसे बना सकते हो। और अगर ऐसे नहीं बनाना है मान लो 12.5%, तो सिंपली ऐसे बना सकते हो। मान लो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 25% ज़्यादा मार्क प्राइस है, तो 125 हो गया, ठीक है। मार्क प्राइस पर वो 10% की छूट देता है, तो 125 का 10% कितना होता है, 12.5। 12.5 की छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 125 में घटा दो 12.5, पहले 12 घटाओ तो 113 आ गया, आधा और घटा दो तो 112.5 आ गया। 100 रुपए की चीज को 112.5 में बेच रहा है, तो 12.5 ही तो प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला सवाल है, इसके एक्सपेंशन में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक सिंपल आया था, यहाँ पर लास्ट में 9 लिखा हुआ है। 5 दूना 10 चौका 40, 9 की पावर 40 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो तो पूरा चला गया, तो 9 की पावर 4 आएगा। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 की पावर 4, 81 इंटू 81, तो 1 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है, m का मान ज्ञात कीजिए। m -2/3 इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 1/2।
जब ऐसे सवाल आते हैं तो कम टाइम में करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं उसको सेम कर लेते हैं। सबको 6 बना लो, तो 2/3 को क्या लिख सकते हो तुम, उधर जाके प्लस चला जाएगा, 4/6 प्लस 5/6। इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/6। 5 3 8 4, 12/6। 12/6 कितना होता है, 2। 2 इस सवाल का आंसर है। मैं देख रहा हूँ कि 3 4 सवाल ही कुछ ऐसे हैं जो बच्चों से मतलब नहीं बने होंगे। ज़्यादातर सवाल लोगों ने सॉल्व कर दिए होंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक लगा रहे होंगे या प्रॉपर किसी भी टीचर से आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो ज़्यादातर सवाल आपसे बन गए होंगे। जैसे ये सवाल भी काफ़ी अच्छा आया था। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चलना प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 की चाल से ए की ओर चलती है। तो वो किस समय मिलेंगी? देखो, जब भी सवाल ऐसे आता है ना किस समय मिलेंगी, तो उन ट्रेन को चलाया हमेशा एक समय पे जाता है। तो अगर देखो ए चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से और बी चल रही है 8 बजे से, तो ए को भी 8 बजे से चलाना है। तो ए अगर 7 बजे चलना शुरू कर रही है ना, तो 7 से 8 बजे के बीच ए कितना चल लेगा? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में कितना चल लेगा? 35 किलोमीटर चल लेगा। तो कितनी दूरी बची? 100, 210 में से घटाओ तो 35, तो 30 घटाओ 180, 175 किलोमीटर अब बचा। इस 175 किलोमीटर को उसको कवर करना है। दोनों ट्रेनों को कितने समय में मिलेंगी वो? तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। 40 45 कितना हो जाएगा? 75। 25 सत्ते 175, 25 दिया 100, कितना आ गया? 3 दूना 2 होल्ड 1/3, इतने घंटे बाद मिलेंगी। तो देखो 2 होल्ड 1/3 आवर का मतलब कितना होता है? 2 घंटा 20 मिनट। तो अगर वो 8 बजे चल रही हैं और 2 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगी, तो 8 2 10:20 में मिलेंगी। यही इस सवाल का राइट आंसर था। किसका किसका सवाल ये सही था कमेंट में बता सकता है। अब देखो ये सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल भी बहुत ही सिंपल था, मल्टीपल बेस वाला था। 3x-7y की वैल्यू 14 दी है। x/x+y = 7/9 है। तो x इंटू वाई का मान क्या होगा? देखो ज्यादातर इस केस में क्या आंसर हो सकता है, x 7 का मल्टीपल है ना, तो आंसर जो आएगा वो 7 के मल्टीपल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो 7 के मल्टीपल क्या है? देखो एक ही आंसर है, तो यही सवाल का उत्तर होना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी के लिए देखो हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल भी मल्टीपल बेस पर सॉल्व हो सकता है। 3x-7y की वैल्यू 14 है। x/x+y = लिखा 7/9। तो x इंटू वाई क्या होगा? तो x अगर 7 है, सेम डिग्री का क्वेश्चन नीचे भी लिखा है, तो x अगर 7 है तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2। तो x को 7 माना है, y को 2 माना है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7 या 21 और 7 दूना 14। 21 में चला गया 14, ये बच गया 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 14 लिखी है। तो x इंटू वाई निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, x को माना 7 यूनिट, तो x हो गया 14। y को माना 2 यूनिट, तो 2 हो गया 4। तो 14 चौका 56, 56 इस सवाल का राइट आंसर आएगा। चाहो तो मल्टीपल से भी सॉल्व कर सकते थे, ऑलरेडी x 7 का मल्टीपल है, तो x इंटू वाई भी 7 का मल्टीपल आएगा। तो 7 का मल्टीपल 56 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को कम टाइम में आपको ऐसे ही बनाना है। अगला देखो एक सवाल लिखा हुआ, एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है, 15% की हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो इस सवाल को भी आप मल्टीपल्स बना सकते हो। अगर 15% हानि पर बेच रहा है, तो बेच कितने पर रहा होगा? 85% में बेच रहा होगा। और 85 देखते ही आपकी आंखें चमक जाएंगी, क्योंकि 85 में क्या छिपा होता है? 17। तो आंसर जो भी आएगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल चेक करके निकाल सकते हो। देखो 70 नंबर कितना होता है? 153। 153 में कितना जोड़ते हैं कि 52 बन जाता है? 9 जोड़ते हैं, 97। 17 × 85 हो गया, और 12 ये 17 से नहीं कर सकता। क्या ये 17 से कर सकता है? 70 नंबर होता है 153, 8 17 चौका होता है 68, 68 और 13 होता है 81। हाँ ये कर सकते हैं 17 से, यही उत्तर हो जाएगा। क्या ये 17 से कट रहा है? 17 136 और 5, ये 17 से नहीं कर सकता। ये 17 से कट सकता है क्या? ये भी 17 से नहीं कटेगा, यही कटेगा, यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल को एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है 99%। लेकिन अगर सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा? 18,960 में खरीदता है, 15% की हानि पर बेचता है, तो कितने पर बेचेगा? 85% पर। 85% की वैल्यू कितनी होती है? 17/20। तो 18,960 के 17/20 पर वो बेचेगा। 20 से कट कर दो,
तो 20 नम्मा हो जाएगा 180, 9 हो जाएगा 96, 20 चौका 80, 16, 20 अट्ठे 180, 7 × 8 = 56, लास्ट में 6 आएगा। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी इस सवाल का आंसर 16,116 ही आएगा। अगला सवाल देखो लिखा है 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और 18,060 में बेच दिया, लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी ये है और एसपी ये है। यहाँ पर देखो 15,400 में अगर खरीदा है, 18,060 में बेचा है, तो 18,060 में घटा दो 15,400, कितना आएगा? 180 में चला गया 54, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 26। तो 2660 कहीं लाभ दिखा है? 2660 यही लिखा है, तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमको पूरा थोड़ी सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने का टाइम आपके पास नहीं हो सकता वहां पर सॉल्व करने के लिए। आपको 99% सवाल यूनिट डिजिट से या फिर हिट एंड ट्रायल से, इस टाइप के मेथड से आपको सॉल्व करना है, बिकॉज आपको वहां पर अपना टाइम सेव करना है। 6 संख्याओं का औसत 12 है, उसमें से 2 का औसत 6.5 है, अन्य 2 का औसत 4.5 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो इस सवाल को सिंपल बना सकते हो, कोई इसको कठिन नहीं करना है। 6 संख्याओं का औसत 12 है ना, तो उन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? तो सम हो जाएगा 12 से 72 सम हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो पहली 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? तो सम हो जाएगा 13, 6.5 का दूना। अन्य 2 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा? उनका सम हो जाएगा 9। तो अन्य 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो मान लो अन्य 2 संख्याएं क्या बचेंगी? 2 2 4 संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं और बचेंगी, मान लो ये 72 है, तो 13 9 होता है 22, 72 में चला गया 22, तो कितना बचा? 72 में अगर चला गया 22 तो बचा 50। 50 आ गया उन 2 संख्याओं का सम, लेकिन पूछा है औसत, तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। 25 इस सवाल का सही उत्तर था। तो ये कुछ मैथ के सवाल थे। आप सभी लोगों को अपना मैथमेटिक्स का स्कोर कमेंट करना है कि मैथ में आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और खासकर उस 2-3 क्वेश्चन आए थे ना, प्रोबेबिलिटी वाला एक आया था, ठीक है, एक जैसे डिस्टेंस टाइम वाला आया था, और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के साइज में 2 क्वेश्चन थे, एक आया था फोटोग्राफर वाला। तो ये सवाल किसने सही किए, ये स्पेसिफिक बताने हैं कि ये 3 सवाल किसके सही हुए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 सवाल ही ऐसे थे जो नहीं बने होंगे, बाकी सारे सवाल कर दिए गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको कमेंट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है।